गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल नानो नोट्स में आप सबका स्वागत है। आज हम शाहजहाँ के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जहांगीर कंप्लीट किया था। आज शाहजहाँ के बारे में देखेंगे और फिर इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग औरंगजेब के बारे में देखेंगे और फिर हमारा मुग़ल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्थापत्य कला और वास्तुकला और उनके शासन व्यवस्था के बारे में, मुग़लकालीन शासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इनको कवर करते हैं। पहले मैप के माध्यम से देखेंगे कि इनका साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो ये पोर्शन आप देख सकते हैं कि जो नीला है, नीले कलर का है, इसमें पूरा जो कि मराठास और डेक्कन प्लेटू भी कवर करते हुए पूरा कलकत्ता और इधर मद्रास, ठीक है, गोवा, मुंबई, ये पूरा जो पोर्शन था ये औरंगजेब और शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार था। ठीक है, यहाँ साम्राज्य था इन लोगों का, औरंगजेब और शाहजहाँ का। फिर आगे देखते हैं, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इनका जो पूरा नाम था मिर्ज़ा साहब उद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम, अन्य नाम खुर्रम था। इनका जन्म जो हुआ था 5 जनवरी 1592 में लाहौर में, मृत्यु आगरा में 22 जनवरी सन 1666 ईस्वी में। इनके पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई था। पत्नी थी अर्जुमंद बानो, जिनका नाम मुमताज महल होता है। ठीक है, दारा सिको इनकी संतान थी, सुजा इनकी संतान थी, मुराद इनकी संतान थी। औरंगजेब, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सारी इनकी संतानें थी। अबुल फज इनकी जो उपाधियाँ थी, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब, किरण एसानी, शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ जो उपाधि थी जहांगीर के द्वारा दी गई थी। इनकी जो राज्य की सीमा का विस्तार था उत्तर और मध्य भारत में फैला हुआ था। शासनकाल जो है 8 नवंबर 1627 से 2 अगस्त 1658 ईस्वी तक माना जाता है। शासन अवधि 31 वर्ष की थी। राज्याभिषेक जिनका 25 जनवरी सन 1628 को होता है। ठीक, धार्मिक जो मान्यता होती है सुन्नी मुसलमान होते हैं और प्रसिद्धि जो इनकी होती है, विश्व के 7 आश्चर्यों में एक ताजमहल का निर्माण इनके द्वारा कराया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने और कई सारे अन्य निर्माण कार्य किए, जैसे ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद। इनकी राजधानी दिल्ली थी। जो पूर्वाधिकारी जहांगीर इनके पिता थे, उत्तराधिकारी इनका पुत्र औरंगजेब बनता है। ठीक है, मुगल राजघराने से संबंध रखते हैं, तैमूरी वंश के होते हैं। और मकबरा इनका ताजमहल का मकबरा जो कि आगरा में है। ठीक है, कहा जाता है कि शाहजहाँ अपनी न्यायप्रियता और लोकप्रियता वैभव विलासिता के कारण अपने काल में बहुत ही अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। शाहजहाँ को सम्राट जहांगीर के मौत के बाद छोटी उम्र में ही मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में तो चुन लिया जाता है, पर 1627 में जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तब वो गद्दी पर बैठते हैं। शाहजहाँ का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। इनके बचपन का नाम खुर्रम था और खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था। ठीक है, जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। कहा जाता है कि बहुत कला प्रेमी, विशेष स्थापत्य कला का प्रेमी था। 20 वर्ष की आयु में उसका विवाह नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से हो गया था। 1611 में इनका विवाह हुआ था। यही बाद में मुमताज महल के नाम से प्रियतमा बेगम हुई और 20 वर्ष की आयु में ही शाहजहाँ जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। उसने विवाह के से उसकी शक्ति और बढ़ गई थी। नूरजहाँ, आसफ खां और उनके पिता मिर्जा गियास बेग थे, जो शाहजहाँ शासन के कर्ता धर्ता थे, शाहजहाँ के विश्वसनीय समर्थक हो गए थे। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश से अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। कहा जाता है कि शाहजहाँ के वैभव और थाट बाट को देखकर चकित रह जाते थे जो कि बाहर से आने वाले विदेशी थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख शांति से बीतता था और जो उसके राज्य में खुशहाली रही थी। शासन की सबसे बड़ी देन थी कि उसके द्वारा निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन। उसके राजकोष में अपार धन था और सम्राट सबको सब सुविधाएं प्राप्त थी। मनसब और उपाधि की बात करते हैं तो 1606 में शहजादा खुर्रम को 8000 जात और 5000 सवार का मनसब प्राप्त हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ की, ये तो देख लिया हम लोगों ने,
ठीक है। बाद में शाहजहां ने मलका-ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ महल को, ठीक है। शाहजहां की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1614 में उसके नेतृत्व में मेवाड़ विजय को माना जाता है। मेवाड़ विजय इसके शासनकाल की सबसे बड़ी विजय मानी जाती है, ठीक है। और 1616 में उसे दक्षिण में सफलता प्राप्त होती है। 17 में उसको जाके शाहजहां की उपाधि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जहांगीर ने प्रदान की थी उनको शाहजहां की उपाधि। और जब 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया था इसने, किंतु उसने आगरा की कभी उपेक्षा नहीं की, ठीक है। उसके प्रसिद्ध निर्माणकार आगरा में भी थे, जहाँ कहा जाता है कि शाहजहां का दरबार सरदार सामंतों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा देश विदेश के राजपूतों से भरा हुआ था। तख्ते ताउस शाहजहां का बैठने का सिंहासन था, ठीक है। और राज्याभिषेक के बारे में पढ़ लेते हैं। 25 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईसानी की उपाधि के साथ किया गया था, ठीक है। और विश्वासपात आसफ खां को 7,000 जात 7,000 सवार और राज के वजीर का पद प्रदान किया गया था। महावत खां को 7,000 जात 7,000 सवार के साथ खान खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया गया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करते हैं। सम्राट अकबर ने जिस उदार धार्मिक नीति के कारण अपने शासनकाल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी, वह शाहजहां के काल में नहीं थी। इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता और कुछ हद तक धर्मांधता थी उसमें, शाहजहां में। मुसलमानों में सुन्नियों के प्रति पक्षपाती और शियाओं के लिए अनुदार था। कहा जाता है कि हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता और उदारता नहीं थी, जबकि शाहजहां में इनके जो पिता थे उनमें इनके पिता के जो पिता थे अकबर में ये कूट कूट कर भरी थी। शाहजहां ने खुलेआम हिंदू धर्म के प्रति विरोध भाव प्रकट नहीं किया, तथापि वह अपने अंतःकरण में हिंदुओं के प्रति असहिष्णु और अनुदार था। कहा जाता है कि यह हिंदुओं के प्रति भेदभाव की नीति अपनाता था। विद्रोह के बारे में देखते हैं। शाहजहां का शासनकाल में कई सारे विद्रोह हुए थे, जैसे बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से 1636 में हुआ, ठीक है, 28 से 36 तक। उसके बाद वीर सिंह बुंदेला के जो पुत्र थे जुझार सिंह ने प्रजा पर कड़ाई कर बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। एकत्र धन की जांच करवाने के लिए शाहजहां ने उसके ऊपर कहा जाता है कि 1628 ईस्वी में आक्रमण करा दिया और 1629 ईस्वी में जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, माफ़ी मांग ली। लेकिन 5 वर्ष की मुगल वफादारी के बाद जुझार सिंह ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के जो शासक थे प्रेम नारायण की राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को परास्त कर भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। इसी तरह यह विद्रोह 1635 ईस्वी में समाप्त हो गया और चंपत राय और छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेला के संघर्ष को जारी रखा। खाने जहां लोदी का विद्रोह, ठीक है, खान ए जहां लोदी है, खाने जहां लिख गया है। पीर खां उर्फ खाने जहां लोदी एक अफगान सरदार था। इसे शाहजहां के समय में मालवा की सूबेदारी मिली हुई थी। 1629 में मुगल दरबार के सम्मान न मिलने कारण अपने को असुरक्षित महसूस कर खाने जहां अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में चला गया और निजाम शाह ने उसे बीर की जागीरदारी इस शर्त पर प्रदान कर दी कि वह मुगलों के कब्जे से अहमदनगर का जो क्षेत्र है उसे वापस कर दे। 1629 में शाहजहां के दक्षिण पहुंच जाने पर खाने जहां को दक्षिण से कोई सफलता नहीं मिल सकी और वो उसे निराश होकर उस उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा, ठीक है। और जब वो उत्तर पश्चिम की ओर भाग रहा था तो बांदा जिले के सिहोदा नामक स्थान पर माधो सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और इस तरह 1631 तक खाने जहां का विद्रोह समाप्त हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद करना है तो ईयर एक बार देख सकते हैं। बाकी बस केवल कहानी है, क्योंकि कनेक्टिविटी बननी होती है, इस वजह से इसको बताना पड़ता है, वरना ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो शाहजहां के समय में 1630 से 1632 में दक्कन और गुजरात में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें भयंकरता का उल्लेख अंग्रेजी व्यापारी पीटर मुंडी ने अपने लेख में किया है।
शाहजहाँ के शासनकाल में सिख पंथ के छठे गुरु हरिगोबिंद सिंह ने मुगलों का संघर्ष किया था, जिसमें सिखों की हार हो गई थी। साम्राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के आक्रमण से अहमदनगर की जो रक्षा करने वाले मलिक अंबर की मृत्यु के उपरांत सुल्तान एवं मलिक अंबर के जो पुत्र था फतेह खां के बीच आंतरिक कलह के कारण शाहजहाँ के समय में महावत खां को दक्कन तथा दौलताबाद प्राप्त करने में सफलता मिल जाती है। 1633 में अहमदनगर का जो मुगल साम्राज्य में विलय किया जाता है और नाम मात्र के जो शासक होते हैं हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कारावास में डाल दिया गया। इसी प्रकार निजाम शाही वंश का अंत हो जाता है। यद्यपि शिवाजी के बीच शाहजी भोसले ने 1635 में मुर्तजा तृतीय को निजाम शाही वंश का शासक घोषित कर संघर्ष किया, किंतु उन्हें सफलता हाथ न लगी। अंत में क्या हुआ कि शाहजी की सहायता अप्रत्यक्ष रूप से गोलकोंडा एवं बीजापुर के शासकों ने की थी, इसलिए शाहजहाँ इनको दंड देने के उद्देश्य से दौलताबाद पहुंच जाता है और गोलकोंडा के जो शासक होते हैं अब्दुल्ला शाह ने डर कर शाहजहाँ से निम्न शर्तों पर संधि कर ली होती है। और वो संधि क्या होती है, उसमें क्या बातें रखी जाती हैं वो देखते हैं। बादशाह को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देने मंजूर कर दिया जाता है और बादशाह के नाम पर सिक्के ढलवाने एवं खुतबा उपदेश होता है, खुतबा को उद्देश्य या प्रशंसात्मक रचना होती है तो उसके पढ़वाने की बात मान ली जाती है। साथ ही बीजापुर के जो विरुद्ध जो मुगलों की सैन्य कार्रवाई में सहयोग देने की बात मान ली जाती है। गोलकोंडा के शासक ने अपने पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद से कर दिया, ठीक है, संधि के तहत। और मीर जुमला जो फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था, जो गोलकोंडा का वजीर था उस समय पे, मुगलों की सेना में चला गया और उसने शाहजहाँ को कोहिनूर का हीरा भेंट किया। इसी प्रकार बीजापुर में देखते हैं, बीजापुर में भी युद्ध होते हैं। बीजापुर के जो शासक होते हैं आदिल शाह ने सरलता से अधीनता स्वीकार न करने पर शाहजहाँ ने उनके ऊपर 3 ओर से आक्रमण किया। बचाव का उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो आदिल शाह ने 1636 ईस्वी में शाहजहाँ की शर्तों को स्वीकार करते हुए संधि कर ली। संधि की शर्तों में बादशाह को वार्षिक कर देना पड़ रहा था और गोलकोंडा को परेशान न करना, शाहजी भोसले की सहायता न करना आदि शामिल था, ठीक है। इस तरह बादशाह शाहजहाँ 1 जुलाई 1636 को औरंगजेब को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त करता है, कर वापस आ जाता है वो, ठीक है। तो औरंगजेब ने 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्षिण का सूबेदार रहा और इसी बीच औरंगजेब को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेश की राजधानी बनाया गया। औरंगाबाद को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए जो प्रदेश थे उसको राजधानी बना दिया। इसने दक्षिण के जो मुगल प्रदेश को निम्न सूबे में विभाजित किया। जो खान देश था उसकी राजधानी बुरहानपुर थी, इसके पार असीरगंज का शक्तिशाली किला था। बरार इसकी राजधानी इलिचपुर थी। तेलंगाना इसकी राजधानी नंदेड़ थी। अहमदनगर इसके अंतर्गत अहमदनगर के जीते हुए क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। और 1644 में जाके जो औरंगजेब को विवश होकर दक्कन के राज प्रतिनिधि पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसके कारण जो उसका दारा सिकोह का निरंतर विद्रोह और दारा सिकोह के प्रति शाहजहाँ का पक्षपात व्यवहार था। तो अंत में जाकर औरंगजेब 1645 में गुजरात का शासक बनता है और वह बल्ख, बदस्का और कांधार पर आक्रमण कर लेता है, भेजा जाता है उसे, पर आक्रमण में वो असफल हो जाता है और 1652 में फिर से उसे दूसरी बार दक्कन का राज प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाता है। इसी प्रकार मध्य एशिया में भी शाहजहाँ ने मध्य एशिया को जीतने के लिए 1645 में शहजादा मुराद और 1647 में शहजादा औरंगजेब को भेजा, पर उसे सफलता हाथ न लगी। और कांधार में देखते हैं, कांधार मुगलों एवं फारसियों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष का कारण बना रहा। 1628 ईस्वी में कांधार का किला वहाँ के जो किलेदार थे अली मर्दान खां ने मुगलों को दे दिया था और 1648 में उसे पुनः फारसियों ने अधिकार में ले लिया। 1649 व 1652 में कांधार को जीतने के लिए 2 सैनिक अभियान किए गए, परंतु दोनों में सफलता हाथ नहीं लगी और 1653 में जाकर दारा सिकोह द्वारा कांधार जीतने की कोशिश भी नाकाम हो जाती है और शाहजहाँ के शासनकाल में कांधार ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने से मना कर दिया। अंत में जाके 1657 ईस्वी में शाहजहाँ बीमार हो जाता है। जैसे ही वो बीमार होता है उसके चारों पुत्र दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और शाहजहाँ की मुमताज़ बेगम द्वारा जो उत्पन्न
14 संतानों में 7 जीवित थीं, जिनमें से 4 लड़के 3 लड़कियां। ये सब पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिख दिया है एक। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्य किया था शाहजहाँ ने सिजदा और पापोस की प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इलाही संवत के स्थान पर उसने हिजरी संवत को प्रयोग आरंभ किया था। गो हत्या पर से प्रतिबंध उठा लिया था। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी थी। अपने शासन के 7वें वर्ष तक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अगर कोई हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा प्राप्त होगा। उसने हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग खोला था, ठीक है। और पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर उसने आगरा के गिरजाघर को तुड़वा दिया। और मुगल कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ ने अनेक इमारतों का निर्माण कराया था, जिससे उसके शासनकाल को मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और इसके कहा जाता है कि यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि शाहजहाँ का जो दरबारी कवि था, शाहजहाँ का दरबारी इतिहासकार कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार इसको देख लीजिए। इसको मैंने यहाँ लिखना हम भूल गए हैं शायद, ठीक है। पहले कहा जाता था कि जो शाहजहाँ का दरबारी कवि था वो पहले कुदसी था। कौन था? कुदसी। और बाद में जाके अबूकालीन हो जाता है। तो ये दोनों ही वो होते हैं, दरबारी कवि होते हैं शाहजहाँ के दरबार के, ठीक है। और शाहजहाँ कृषि के विकास के लिए शाहजहाँ ने सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया था। इसने फैंज नामक नहर बनवाई थी, ठीक है। और दूसरी नहर थी नहर ए साहिब, ठीक है, नहर ए साहिब थी। और उसको ठीक कराकर नहर ए साहिब को ठीक कराकर इसने इसको 60 मील लंबी करवा दी थी और नहर ए शाह कर दिया था। 60 मील लंबी कराने के बाद इसका नाम नहर ए शाह कर दिया था, शाह, ठीक है। आगे देखते हैं। जो मनसबदारी व्यवस्था में इसने जमा व हासिल का जो बढ़ता हुआ अंतर था, उसने महीने अनुसार मनसबदारी व्यवस्था में जमा और हासिल का जो प्राप्ति और खर्च का जो अंतर था, उसका बहुत अंतर बढ़ा जा रहा था। मतलब कि हासिल कम हो रहा था और जमा ज़्यादा कम हो रहा था और हासिल ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो इसके बीच का जो अंतर था वो बढ़ता जा रहा था। इसकी वजह से उसने महीने अनुसार तिमाही छमाही का नियम लागू किया था और साम्राज्य से दूरी के अनुसार मनसबदारों के सवार पदों में उसने कटौती कर दी थी, ठीक। तो कहा जाता है कि जो अकबर की आईने दहसाला में परिवर्तन करके इसने इजारेदारी या ठेकेदारी, अकबर ने रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई थी और इसने इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा अपनाई थी, ठेकेदारी प्रथा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके जो पंडित जगन्नाथ को शाहजहाँ ने महाकवि राय की उपाधि दी थी, जिसने गंगा लहरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। जो इसके दरबार के पंडित जगन्नाथ थे, उसको इसने महाकवि राय की उपाधि दी थी,
महाकवि राय, ठीक है, जिन्होंने गंगा लहरी नामक पुस्तक लिखी थी। लिख लीजिए इसको, और बता देते हैं दो चार चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बनारस के विद्वान कविंद्राचार्य थे, उनके अनुरोध पे विशेष अवसरों पर उसने तीर्थकर समाप्त कर दिया था। ठीक, बनारस के विद्वान कविंद्राचार्य के अनुरोध पर इसने विशेष अवसरों पर लगने वाला जो तीर्थकर था उसको समाप्त कर दिया था। ठीक, और शाहजहां ने कश्मीर को लाहौर से, ठट्टा को मुल्तान से, उड़ीसा को बंगाल से अलग कर 3 नए सूबे बनाए थे, जिससे मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी? 18। कश्मीर को लाहौर से अलग कर दिया था, ठट्टा को बार बार मुसलमान बोल रहे हैं, ठट्टा को मुल्तान से अलग कर दिया था, उड़ीसा को बंगाल से अलग कर 3 नए सूबे बनाए, जिससे मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। और जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, इसने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी थी, और शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की। शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और इसने क्या कहते हैं, जो अकबर ने इलाही संवत की जगह इसकी हिजरी संवत को अपनाया था। इसने हिजरी संवत, सिजदा की प्रथा को समाप्त करके चहार ए तस्लीम की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, और 1632 में शाहजहां अपने पिता के शासनकाल में बनवाए गए मंदिरों को उसने तोड़ने का आदेश दे देता है, और मुस्लिम कन्याओं का हिंदुओं से विवाह करना निषिद्ध कर देता है। ठीक, कालांतर में खंभात के निवासियों की प्रार्थना पर वहाँ गोवध पर रोक लगा देता है, गोवध पर रोक लगा देता है। ठीक है, जो दारा सिकों को शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की जाती है, करता है ये। दारा सिकों को कौन प्रदान करता है? शाहजहां। शाह ए बुलंद इकबाल, ठीक है, आगे देखते हैं और दो चार बातें हैं। ठीक है, पहले इसको कवर कर लेते हैं कि इसके साम्राज्य में, इसके दरबार में कौन कौन से विदेशी लोग आए थे। आक्रमणकारी नहीं थे, विदेशी आए थे। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्रियों ने मुगलकालीन भारत की यात्रा की थी। 2 यात्री कौन थे? फ्रांसीसी थे, जीन बप्तिस्ते टर्वेनियर, ठीक है, जो एक जौहरी था, ने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी। दूसरा था फ्रांसिस बर्नियर, जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। इस काल में आने वाले 2 इतालवी यात्री थे, मुंडी और निकोलो मनुची। ठीक है, मनुची अनेक घटनाओं, विशेषता उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने स्टोरियो दी मोगोर नामक अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर ही वर्णन किया हुआ है। तो उसके बाद आगे रचनाएं देख लेते हैं। इस समय की कई सारी रचनाएं हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं कौन सी हैं, एक बार देख लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पूछी नहीं गई हैं आज तक। सफ़ीनत उल औलिया, ठीक है, सफ़ीनत उल औलिया 2, और एक है सकीनत उल औलिया, सफ़ीनत उल औलिया और एक सकीनत उल औलिया।
दूसरा है मज़्म उल बहरीन, मज़्म उल बहरीन, सिर ए अकबर, सिर ए अकबर, ये सब शाहजहाँ कालीन रचनाएं हैं। ठीक है। इसी के अतिरिक्त दारा की देखरेख में, दारा सिकों की देखरेख में ये दो पवित्र हिंदू ग्रंथ योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, दारा सिकों की देखरेख में दो पवित्र हिंदू ग्रंथ योग वशिष्ठ और भगवत गीता का अनुवाद हुआ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शाहजहाँ का टॉपिक समाप्त हो जाता है। और अब हम लोग अगली बार देखेंगे औरंगजेब के बारे में, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 तक चलता है। और उसके बाद हमारे जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी शासक थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। और हम अब लोग जो छोटे मोटे हैं उनको कंप्लीट करके उत्तर मुगल काल को देखेंगे। और उसके बाद फिर हम आधुनिक भारत पे आ जाएंगे। और एक बार एक चैप्टर, इसको दो लेक्चर और बचे हैं औरंगजेब, और हमें वास्तुकला, शिल्पकला, ये सब सैनिक व्यवस्था, ये सब करके इसको कंप्लीट करेंगे और फिर आ जाएंगे आधुनिक भारत पे। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच।